डिस्कशन चल रहा था बच्चों टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन पे, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक को पूरा कर लिया था, और इस वीडियो में उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए एक बार पढ़ लीजिए। लिखा हुआ 2 ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैव द सेम थिकनेस, दोनों की थिकनेस बच्चों सेम बताई गई है। वन इज मेड ऑफ मटेरियल एक्स ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, the other is made of material y and z having thickness in the ratio 1:2. Okay, the refractive index of z is 1.6 if a monochromatic parallel beam passing through the slabs has the same number of wavelengths inside the both the refractive index of y। यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ वेवलेंथ इसके अंदर और इस पूरे के अंदर बताया गया सेम है। कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, मान लिया इसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है जब हवा में है। बच्चों कह रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ वेव और इस पूरे के अंदर दूसरे वाले स्लैब के अंदर नंबर ऑफ वेव सेम है। पहला वाला स्लैब मटेरियल एक्स से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। दूसरा वाला स्लैब उसका ओवरऑल थिकनेस उतना ही है जितना पहले का था, बट ये 2 भागों में डिवाइडेड है। यहाँ पर इसमें मटेरियल y है और फिर z है। मटेरियल y का बच्चों यहाँ जितने पार्ट में है वो t/3 है और बाकी पार्ट 2t/3 यहाँ के अंदर क्या है, मटेरियल z है। तो कहा गया कि अगर इन दोनों में नंबर ऑफ वेवलेंथ सेम हो, मतलब नंबर ऑफ वेव सेम होंगे। वेवलेंथ सेम होने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेव सेम होना। तो बच्चों कहा गया है कि मटेरियल z का अगर 1.6 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो y का क्या रहा होगा। एक सीधी सी बात है, यहाँ के अंदर बच्चों नंबर ऑफ वेवलेंथ्स या नंबर ऑफ वेव कह लीजिए मटेरियल x के अंदर जो होगा बच्चों, नंबर ऑफ वेव इन द मटेरियल x शुड बी सेम एज नंबर ऑफ वेव इन द मटेरियल y प्लस नंबर ऑफ वेव इन द मटेरियल z। ये दोनों मिला के इसके अंदर कितने वेव हैं प्लस इसके अंदर कितने वेव हैं, दोनों मिलाकर यहाँ के अंदर नंबर ऑफ वेव के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बच्चों मटेरियल x के अंदर नंबर ऑफ वेव, देखिए इसका पूरा थिकनेस t है, एक वेव का लेंथ लैम्डा के बराबर होता है और इसके अंदर जब वेव चला तो वेवलेंथ चेंज होकर मान लिया लैम्डा एक्स आ गया। तो बच्चों यहाँ होगा t डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स। अगर बच्चों एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है यानी कि एक वेव का लेंथ लैम्डा है तो t लेंथ के अंदर कितने वेव आएंगे, t बाई लैम्डा, यहाँ t बाई लैम्डा एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों t/3 डिवाइडेड बाई लैम्डा वाई और यहाँ पर हो जाएगा 2t/3 डिवाइडेड बाई लैम्डा z। ऐसे हो गए। थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लें बच्चों, t को हटा देते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ बचेगा 1 लैम्डा x और ये हो जाएगा बच्चों 1/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा y प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा z। ऐसे आ जाएगा। अब सवाल उठा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों किसी मटेरियल का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं चेक करूं किसी मटेरियल का के अंदर लाइट का वेवलेंथ डिवाइडेड बाई लाइट का वेवलेंथ एयर के अंदर इक्वल टू हो जाएगा मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अंदर माफ करिएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, उल्टा होगा। और यहाँ एयर के अंदर बच्चों जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है जनरली, यहाँ के अंदर ये हो गया 1/μ। तो इस तरह से बच्चों लैम्डा की वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट हाँ यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई म्यू। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। अगर यूज़ करेंगे तो लैम्डा एक्स इसके अंदर वेवलेंथ की वैल्यू हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई म्यू एक्स, और म्यू एक्स हमको दिया 1.5। ओके, इक्वल टू हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा वाई। लैम्डा वाई इसी तरह से हम लिखना चाहें तो लिखेंगे बच्चों लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाई। हमें पता करना म्यू ऑफ वाई क्या होगा, पता नहीं। ये हो गया 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ जेड, और लैम्डा ऑफ जेड का मतलब बच्चों हमारे पास हो जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड जो कि कितना है बच्चों 1.6 है, 1.6। देखो अब क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, समझ गए आप। यहाँ के अंदर बच्चों अब सिंपली मुझे ये करना है कि लैम्डा नॉट डिनोमिनेटर में से कॉमन लेके हटा देना है, तो 1.5 ऊपर गया, यहाँ पर ये बन जाएगा बेटा 1.5 इक्वल टू लैम्डा नॉट हट चुका है, ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ वाई म्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 3।
म्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा 1.6 इंटू 2, ये हो जाएगा बच्चों 3.2 और यहाँ के अंदर 3.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, ऐसे हो गया लैम्डा नॉट तो कैंसिल हो ही चुका है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा बच्चों 4.5 और ये हो जाएगा म्यू ऑफ वाई प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा 3.2। म्यू ऑफ वाई की वैल्यू बच्चों 4.5 माइनस ऑफ 3.2 दैट मीन्स 1.3 आ जाएगा। तो यहाँ म्यू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई बच्चों 1.3 आ गया। अगर मैं ऑप्शन में जाके इसको सर्च करने का प्रयास करूं तो बच्चों मुझे ऑप्शन जो मिलेगा दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर होगा बच्चों दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें बच्चों, कहा गया व्हेन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 60 डिग्री इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इट्स angle of minimum deviation is 30 degree. Okay, critical angle of the glass with respect to the liquid medium. This is quite simple to say. बच्चों जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है किसी प्रिज्म के लिए, इस बार जो कंडीशन दिया है ये हमारा जो प्रिज्म है किसी लिक्विड के अंदर है, किसी लिक्विड के अंदर बच्चों इसको डाला गया है, ये प्रिज्म जो हमारा है ये किसी लिक्विड के अंदर है। बच्चों अगर ऐसा है तो हम लोग मिनिमम डेविएशन के केस में लिखते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन। बच्चों मिनिमम डेविएशन के सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई के जगह पर होता डेल्टा मिनिमम प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर के जगह पर होता ये बाई 2 इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ये जो म्यू लिखते हैं ये होता है म्यू ऑफ दिस प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जब यहाँ एयर रहता तो एयर का केस होता, लेकिन इस बार यहाँ पर बच्चों सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मुझे लेना होता है और सराउंडिंग का मीडियम हमारे पास क्या हो गया, कोई लिक्विड हो गया और ये हमारा जो प्रिज्म का मटेरियल हो ग्लास हो गया। तो ये जो इनफैक्ट मैंने लिखा होगा ये ग्लास का कहाँ के रेस्पेक्ट में होगा, लिक्विड के रेस्पेक्ट में। जनरली हम ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में लिखते हैं जब प्रिज्म हमारा एयर में होता है या वैक्यूम में होता है, लेकिन यहाँ पर बाहरी मीडियम क्या है, लिक्विड है। ओके, इसलिए लिक्विड के रेस्पेक्ट में चीज़ों को लेंगे। तो बच्चों यहाँ इसको सॉल्व करें, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड दिस विल बी हियर साइन ऑफ क्या हो गया डेल्टा मीन, मिनिमम डेविएशन जो यहाँ के अंदर आ रहा है वो बोला 30 डिग्री। रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म एंगल ये होगा जो कि 60 दिया है डिवाइडेड बाई 2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 यानी 60/2। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर प्रिज्म एंगल 60 था ना तो 60/2 हो गया। ये हो जाएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल दैट मीन्स प्रिज्म का किसके रेस्पेक्ट में, लिक्विड के रेस्पेक्ट में। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये साइन 90/2 यानी साइन 45 हो गया और साइन 45 की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1/√2। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई साइन 60/2 मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बच्चों मेरे पास हो जाएगा 1/2, ये हो गया 2/√2 दिस मीन्स √2। अब यहाँ ध्यान दीजिए जो आपने निकाला है ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में, लिक्विड के रेस्पेक्ट में, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, हमसे पूछा गया क्रिटिकल एंगल क्या होगा। क्रिटिकल एंगल का मतलब यहाँ पर बच्चों TIR की बात हो रही होगी और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट रे कहाँ से कहाँ को जाए, यहाँ से ऐसे गया, जब यहाँ से यहाँ बाहर निकल रहा होगा उस समय TIR होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो TIR के केस में क्रिटिकल एंगल फॉर TIR के लिए क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन लगाएं तो साइन IC इक्वल टू होता म्यू R अपॉन म्यू D। ध्यान दीजिए म्यू R रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में। इस केस में रेयर मीडियम हमारा कौन सा है, लिक्विड है, डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास है, तो यहाँ म्यू L अपॉन म्यू G होगा। ओके, अब एक चीज़ देखिए म्यू G अपॉन म्यू L तो आप निकाल चुके हो जो कि क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 है। तो बच्चों यहाँ के अंदर म्यू L अपॉन म्यू G जो हमारे पास होगा वो हम सीधे सीधे यहाँ के अंदर लिख देंगे 1/√2 ऐसे। देखिए म्यू G अपॉन म्यू L फिर से देख लीजिए, म्यू G अपॉन म्यू L इक्वल टू 1/√2 है तो म्यू L अपॉन म्यू G की वैल्यू बच्चों 1/√2 हो जाएगा। अगर साइन समथिंग इक्वल टू 1/√2 आया तो इस समथिंग यानी यहाँ समथिंग के जगह पर हमारा IC होगा क्रिटिकल एंगल, ये 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ के लिए आंसर होगा।
और इस तरह से बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमसे कहा गया है द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ a lens are +20 सेंटीमीटर एंड +30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों किसी लेंस के लिए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्रॉपर चिन्हों के साथ दिया गया है। R1 की वैल्यू दिया है उन्होंने +20 सेंटीमीटर, और बच्चों R2 की वैल्यू उन्होंने दे रखा है, वो दे रखा +30 सेंटीमीटर। यानी साइन कन्वेंशन के साथ चीज़ों को दिया है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, फटाफट फार्मूले में रख देना है। अब इसके अनुसार अगर मैं आपको समझाऊं और यहाँ पर इस तरह का एक लेंस मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला वाला अगर सर्कल आप कंप्लीट करोगे तो ऐसे, पहला वाला स्फेयर कंप्लीट करो तो ऐसे हो गया, दूसरा वाला कंप्लीट करोगे तो और बड़ा स्फेयर बनेगा, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ज़्यादा होगा। तो R1 का कम है, R2 का ज़्यादा, इसका मतलब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना रहा होगा। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है जो कि +20 है, +20, और बच्चों इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है जो कि +30 है, इसके लिए R2। रहा सवाल दोनों ही के रेडियस ऑफ कर्वेचर एक है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए जाएंगे 1/f इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं म्यू इन अपान म्यू आउट माइनस ऑफ 1, लेंस मेकर फार्मूला 1/R1 माइनस 1/R2। बच्चों जस्ट सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो चीज़ों को साइन कन्वेंशन के साथ रखना, म्यू इन अपान म्यू आउट। यहाँ पर बच्चों लेंस के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा, आप लोग देखें क्वेश्चन में 3/2, 3/2 बाई बाहर का मीडियम क्या है, एयर है, तो 3/2/1 यानी कि 3/2 ही ओवरऑल आ गया, -1, 1/R1 जो कि +20 है, यहाँ पर -1/R2, R2 हमारे पास +30 है। मेरे प्यारे बच्चों अब प्लस लिखें ना लिखें बात वही पड़ेगा, यहाँ के अंदर 1/20 माइनस 1/30 हो गया। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड, ये 1/2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस 20 दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 600, यहाँ के अंदर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 600। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ के अंदर ये वैल्यू हमारे पास 1/f की 1/120 आ गया, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू 120 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ की वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, 120 सेंटीमीटर। यहाँ जो ऑप्शन हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा कहा गया है अ नीडल ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर placed 45 centimeter from the lens form an image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. Okay, the type of lens and its focal length. पहली बात बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया जो इमेज बन रहा है वो स्क्रीन पे बन रहा है, और स्क्रीन पे इमेज तभी बनेगा जब इमेज रियल हो, और रियल इमेज तभी बनेगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए जब लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है, ऑब्जेक्ट को बच्चों बोला गया 45 सेंटीमीटर पे रखा गया है, एक नीडल का नाम लिया है, ये कह रहा 5 सेंटीमीटर का है और ये 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और जो इमेज बन रहा है उसके अदर साइड में बन रहा है, कहाँ पे, 90 सेंटीमीटर वाले पोजीशन पे कोई स्क्रीन लगा है, वहाँ पे इमेज ऐसे बना होगा, ऐसे जाकर के इमेज बना होगा, जैसा कि रूल है उल्टा इमेज यहाँ पर बनेगा, ऐसे ये इमेज बन गया। बच्चों ये इमेज रहा, इमेज की डिस्टेंस 90 है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ यहाँ के अंदर बता देना है। एक बात तो पहले स्पष्ट है, लेंस कॉन्वेक्स होगा, तो 1/f की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगा म्यू, माफ करिएगा, यहाँ के अंदर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। सीधे सीधे वैल्यूज रखने हैं साइन कन्वेंशन के साथ। 1/f की वैल्यू 1/v, 1/v इन दी सेंस बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा, ये देखिए v इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ है, ये हो गया +90 माइनस 1/u, 1/u, u की वैल्यू -45 हो जाएगा, निगेटिव x पॉजिटिव x, इसको ओरिजिन मान लीजिए। बच्चों यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/90 + 1/45,
मेरे प्यारे बच्चों 90 यहाँ एलसीएम हो गया 1 + 2 दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 90 यहाँ आ गया, सॉल्व करेंगे 1/30 आ गया। इसका मतलब 1/f की वैल्यू 1/30 हो गया। इट मीन्स बच्चों फोकल लेंथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा और लेंस जो हमारा आएगा वो पक्का है कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसलिए ऐसा है क्योंकि इमेज हमारा रियल होना है, क्योंकि इमेज स्क्रीन पर बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ के लिए जो करेक्ट होगा बच्चों, कॉन्वेक्स एंड फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ये वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 17. Now let's proceed to question number next question. ये है question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया बच्चों, a planet is observed by an astronomical refracting telescope having an objective of focal length 16 cm and eyepiece of focal length 2 cm. बच्चों यहाँ पर जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होगा जो कि लार्जर अपर्चर का होगा और एक आई पीस होगा जो कि स्मॉलर अपर्चर का होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे बनाएंगे तो दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन होता है FO + FE के बराबर होता है। तो बच्चों लेंस के बीच का सेपरेशन अगर देखें, FO दिया है 16 मीटर और FE दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.02 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच का सेपरेशन आ जाएगा 16.02 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। तो यहाँ आप जो पहला स्टेटमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 16.02 मीटर, यहाँ के लिए ये बच्चों मीटर रहेगा, यहाँ मीटर रहेगा, माफ़ करिएगा, ये करेक्ट हो गया, यहाँ पर मीटर में रहेगा, बना लीजिएगा। अच्छा, सेकंड में कहा गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लैनेट इज दिस। मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर मैग्नीफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ सिंपली हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, FO/FE, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड ही आता है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 1200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ के अंदर 1600 सेंटीमीटर, माफ़ करिएगा 16 मीटर था, इसका मतलब 1600 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। यहाँ एंगुलर मैग्नीफिकेशन आ गया 800, मैग्नीट्यूड में 800 आएगा, वैसे तो निगेटिव में आएगा, फाइनल इमेज उल्टा बनेगा। तो बच्चों यहाँ के लिए फिलहाल सेकेंड स्टेटमेंट भी हम सही मान रहे हैं। थर्ड में कहा कि इमेज ऑफ प्लैनेट विल बी इन्वर्टेड। यस सर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो फाइनल इमेज बनाया जाता है और इंटरमीडिएट इमेज बनाया जाता है, दोनों ही इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, फोर्थ में कहा गया दी ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन दी आई पीस। ऑब्जेक्टिव जो आई पीस से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, अपर्चर इसका ज़्यादा होता है और फोकल लेंथ भी ज़्यादा लिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों स्टेटमेंट सही जा रहे हैं और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 19 देखें आप लोग, कहा गया टू पोलराइड्स आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। बच्चों देयर आर टू पोलराइड्स, फर्स्ट पोलराइड इज हियर, सेकेंड पोलराइड इज हियर। यहाँ के अंदर बच्चों इसके सामने कोई ऐसे लाइट एंट्री लिया और जब ये यहाँ से निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर ये अनपोलराइज लाइट गया है पोलराइड से पास होगा बच्चों, तो यहाँ पर ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अगले पोलराइड नंबर 1, पोलराइड नंबर 2, अगले पोलराइड का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो पहले पोलराइड के ट्रांसमिशन एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है और क्वेश्चन के अनुसार ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री के इक्वल है। तो कहा गया कितना परसेंटेज लाइट का यहाँ से ट्रांसमिट होगा। मान लिया फाइनल लाइट यहाँ के अंदर आई आ रहा है तो अनपोलराइज लाइट से कंपैरिजन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट रही हो, जब कोई अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइड को बच्चों क्रॉस करता है तो बता चुका हूँ मैं, ऐसे केस में क्या होता है, अनपोलराइज लाइट जब पोलराइड से पास होता है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। इट मीन्स अगर यहाँ पे इंटेंसिटी बच्चों आई नॉट है तो पोलराइड से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब जब ये लाइट अगले पोलराइड से गुजरेगा तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और कम होगी क्योंकि दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल नहीं है। यहाँ पर बच्चों कम कैसे होगी, इसके लिए माइनस ला लगाएंगे और फाइनल लाइट आउटपुट हमारे पास जो होगा इंटेंसिटी होगा इनिशियल इंटेंसिटी जस्ट इसके पहले जो है
वो बच्चों इनिशियल हो गया, जिसके जगह पर I0/2 हम रखेंगे। I0 की जगह क्या रखेंगे, I0/2 रखेंगे। इसके जस्ट पहले देखें, इनटू यहाँ के अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और थीटा इन दी सेंस दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ के अंदर बेटा हो गया I = I0/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 का मतलब √3/2। √3/2 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ के अंदर अब आप लोग देखो, यहाँ हो गया I = I0 × 3/8। यहाँ पर बच्चों हमारे पास I/I0 अगर निकालें तो ये 3/8 आ जाएगा। ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट एज कंपेयर टू इंसिडेंट लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। बच्चों हमसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है तो ट्रांसमिटेड लाइट कितना, अनपोलराइज्ड लाइट के इंटेंसिटी का कितना हिस्सा ट्रांसमिट होगा, अगर उसका परसेंटेज बताना हो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 300 बाई क्या आ जाएगा 8। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ के अंदर बचेगा 37.5%। यही इसका आंसर होगा, 37.5% आंसर हो गया बच्चों। इट मीन्स यहाँ के लिए जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा क्या कह रहे हैं, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट in a Young's double slit experiment, if slits are of unequal width, स्लिट बच्चों अगर अनइक्वल विड्थ के होते हैं, YDSC की बात यहाँ पर हो रही है। देखो 2 स्लिट्स होते हैं, यहाँ से बच्चों कोई लाइट निकलता है, यहाँ से कोई लाइट निकलता है, दोनों जाके कहीं मिलते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा का केस बनता है। बच्चों अगर दोनों स्लिट की चौड़ाई बराबर रही हो तो जो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से निकलेगा वही यहाँ से निकलेगा, और मिनिमा परफेक्ट मिनिमा होगा, बिल्कुल डार्क होगा। लेकिन अगर दोनों का विड्थ बच्चों यहाँ पर अलग अलग हो, एक कम हो एक ज़्यादा, तो जहाँ से ज़्यादा विड्थ होगा वहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा निकलेगी। लाइट की इंटेंसिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम दी स्लिट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। स्लिट की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे केस में मान लो यहाँ विड्थ मैंने ज़्यादा कर दिया तो I2 ग्रेटर देन I1 होगा। मतलब जहाँ मिनिमा बनेगा, जहाँ बच्चों मिनिमा बनेगा वहाँ इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी I1 डिफरेंस I2 जो कि नॉन ज़ीरो होगा। यानी मिनिमा बच्चों परफेक्ट मिनिमा नहीं होगा, एकदम से डार्क नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन में देखें, पहला कह रहा है फ्रिंजेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, कह रहा फ्रिंज ही नहीं बनेंगे। नहीं सर बिल्कुल बनेंगे फ्रिंज, क्यों नहीं बनेंगे। कहा गया है पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क। बिल्कुल यहाँ के अंदर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ सी और डी भी करेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर बोला गया सी में ब्राइट फ्रिंज विल नॉट बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। बिल्कुल बनेगा सर, ये स्क्रीन का अगर यहाँ कहीं सेंटर है तो यहाँ से दोनों लाइट एक ही फेज में आके मिलेंगे, मैक्सिमा जरूर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें होगी, बल्कि और ज़्यादा मैक्सिमा बनेगा क्योंकि एक लाइट की इंटेंसिटी यहाँ बढ़ चुकी है। अच्छा, यहाँ के अंदर बच्चों हमसे कहा गया डी में डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज विल नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज। बिल्कुल इक्वल होगा सर, यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 मैक्सिमा के बीच में हम डिस्टेंस लें या 2 मिनिमा के बीच लें, सेम आएगा, बशर्ते मिनिमा परफेक्टली मिनिमा नहीं होगा, परफेक्टली डार्क नहीं होगा। तो यहाँ के लिए ऑप्शन बी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं अगले। वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर बेटा 21 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों फ्राउनहोफर से है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से है। कहा गया है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन दी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। मेरे प्यारे बच्चों, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का होता, हम लोग ऐसे बना रहे थे बच्चों, इंटेंसिटी का कर्व बना रहे थे, इस तरह से हमें दिख रहा था। एक को मैंने सेंट्रल मैक्सिमा बोला था और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एंगुलर विड्थ जो था बच्चों, मान लिए डेल्टा थीटा है, तो ये मेरे पास आ रहा था लैम्डा बाई ए, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है और ये स्लिट की चौड़ाई हुआ करती थी। हमसे कहा गया है कि एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ स्लिट इज मेजर्ड। ठीक है,
द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। पहले स्लिट पर जो वेवलेंथ डाला गया वो 6000 एंगस्ट्रॉम था। When the slit is illuminated by light of another wavelength, the angular width is decreased by 30%. 6000 एंगस्ट्रॉम की बजाय दूसरा कोई वेवलेंथ जब डाला गया तो स्लिट की जो एंगुलर विड्थ था वो 30% डिक्रीज कर गया, बाई 30%, मतलब जो भी था -30% उसका हो गया। कहा गया कि बताइए कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। पहला लाइट जो हमारे पास है λ1 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, दूसरा जो है बच्चों वो मेरे पास यहाँ 2 रहेगा, माफ़ करिएगा 2 रहेगा, यहाँ बना लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों जो दूसरा हमारे पास है ये होगा, कितना होगा ये पूछा गया है। स्लिट का यहाँ पर बच्चों एंगुलर विड्थ जो सेंट्रल मैक्सिमा का होगा 2 λ बाई ये होगा, मैंने λ बाई ये लिखा था गलती से, उसको सही कर लीजिएगा, 2 λ बाई ये। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं ये में कोई परिवर्तन होगा नहीं, 2 का 2 ही बना रहेगा, तो डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ। इसका मतलब बच्चों डेल्टा थीटा एंगुलर विड्थ फॉर 1 डिवाइडेड बाय एंगुलर विड्थ फॉर 2, दिस विल बी इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय λ2। मेरे प्यारे बच्चों एंगुलर विड्थ जो पहले का है, क्योंकि रेशियो लेना है तो परसेंटेज का जब हिसाब हो तो आप सीधे सीधे पहले वैल्यू को 100 मान लो और दूसरे वैल्यू में आप ये दिखा दो कि 30% डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर इसको मैंने 100 माना तो ये क्या होगा 70, अगर ये 10 होता तो ये क्या होता 7, ये अगर बच्चों 1 होता तो ये क्या होता 0.7, 30% डिक्रीज करा के इसको दिखाना है। क्योंकि हमें यहाँ रेशियो लेना है बच्चों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी के लिए पहली वैल्यू को 100 मान लो तो दूसरे को उससे 30% कम लिख दो। यहाँ के अंदर क्या होगा, λ1 हमें दिया 6000 एंगस्ट्रॉम और λ2 हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट होगा बच्चों और 1 0 यहाँ का कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे, λ2 की वैल्यू निकालेंगे, λ2 यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों 4200 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 4200 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा बच्चों। और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन से है। इसमें कहा गया है वैल्यूज ऑफ द एक्सीलरेशन ये ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन as a function of its displacement x are given in the table below। यहाँ पर बच्चों पार्टिकल कोई SHM कर रहा, उसका एक्सीलरेशन कैपिटल ये से दिया गया है और ये बच्चों कभी x इक्वल टू जब -4 की पोजीशन होती है तो उस समय एक्सीलरेशन, मान लो ये पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है, तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ -4 है, इसका मतलब ये निगेटिव पीक रहा होगा। यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू +2 लिख देते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू +4 लिख देते हैं, यानी SHM इसी में हो रहा है। जब -4 पे होता है तो उसका एक्सीलरेशन 16 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर सारी दूरियाँ मिलीमीटर में दी गई हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे रहा होगा, उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहा होगा। जब मिड पॉइंट पे पहुँचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सीलरेशन 0 हो गया होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुँचेगा तो एक्सीलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में होगा और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दिया है 16। ठीक है, हमसे पूछा गया कि सर आप ये बता दीजिए कि यहाँ के अंदर पीरियड ऑफ मोशन इन द सेंस टाइम पीरियड ऑफ मोशन हमसे पूछा गया है। तो बच्चों देखो ये मैक्स एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा ω² इंटू ये फॉर यहाँ एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ये यहाँ लिख दिया गया है, तो यहाँ पर बच्चों जो भी होगा एम्पलीट्यूड ω² ये, इसको एम्पलीट्यूड को ये डैश लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला ये और ये वाला ये आपको अंतर लगे, या स्मॉल ये लिख देता हूँ, स्मॉल ये फॉर एम्पलीट्यूड मान लेते हैं। बच्चों यहाँ के लिए क्या होगा, ये मैक्स दैट इज 16 मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, ω² आई डोंट नो, ये की वैल्यू बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। जब मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा उस समय एम्पलीट्यूड जिसको हम कह रहे हैं वो बच्चों 4 के बराबर होगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे।
तो सब मिला जुला कर यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू बच्चों हो गया 2, यानी 2 पाई बाई कैपिटल टी ओमेगा के स्थान पर इक्वल टू 2। 2 ने 2 को हटा दिया मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ के अंदर हो गया पाई सेकेंड। ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पर पाई सेकेंड के बराबर हो गया। और इस तरह से करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर जो बच्चों हमारे पास होगा, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, कहा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 5 सेकेंड। मैक्सिमम से मिनिमम जो होता है वो 5 सेकेंड के अंदर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात कर रहे हैं, 22 नहीं बल्कि 23 की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे देखो, मान लो बच्चों कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के अंदर मिनिमम होगी। और अगर बच्चों यहाँ जनरल केस की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर आएंगे, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो कि 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो सवाल में ये पूछा गया है कि सर आप ये बताइए काइनेटिक एनर्जी माफ करिएगा, कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 5 सेकेंड, द टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो मैक्सिमम से पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, मैक्सिमम से मिनिमम होने में जो समय लेगा, ये देखिए यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से क्या हो गया, मिनिमम। यहाँ पर जो समय लिया जाएगा बच्चों, कैपिटल TY क्या होगा, 4। ठीक है, यानी कि यहाँ के अंदर कैपिटल T की वैल्यू 4 इंटू स्मॉल टी हो गया। बेटा कैपिटल T इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू उसने बोला है सर 5 सेकेंड के इक्वल है, यानी कि कैपिटल T इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया बच्चों। यहाँ टाइम पीरियड 20 सेकेंड के इक्वल आ गया। और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, कहा गया रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशंस आर A डैश एंड डेल्टा रेस्पेक्टिवली। बच्चों को वाइब्रेशन यस इक्वल टू दिया है ये cos ओमेगा टी प्लस A/2 cos ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस A/4 cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस पाई प्लस A/8 cos ओमेगा टी प्लस 3 π/2 इक्वल टू, रिजल्ट जब बना तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गई ये डैश और यहाँ पर बच्चों फेज के अंदर दिखाया गया ओमेगा टी प्लस डेल्टा। उसने डेल्टा को फेज नाम से पुकारा है और हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये डैश एंड डेल्टा। ये डैश और डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन सुपर पोजिशन ऑफ SHM से है। अगर यहाँ cos की बजाय साइन लाऊं तो यहाँ ओमेगा टी प्लस 90 होगा। अगर यहाँ पर साइन लाऊं तो यहाँ ओमेगा टी प्लस π/2 होगा। तो बच्चों यहाँ पर सब मिला जुला के सब में π/2 बढ़ जाएगा अगर यहाँ cos की बजाय साइन रहता तो। ध्यान दीजिएगा, सब में ऐसे ही ये इंक्रीज कर जाता। अब देखिए ज़रा, हम लोग कुछ यहाँ निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये बच्चों फाइंड आउट करना है। देखिए इनफैक्ट क्या होगा कि बेटा ये जो डेल्टा है कितना होगा देखते हैं। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। पहले तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। x रहा, y रहा, ये निगेटिव x होगा और बच्चों ये निगेटिव y होगा, ऐसे y हो गया। हमसे कहा गया है कि जो पहला वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड ये है और पहले का इनिशियल फेज अगर देखने जाऊं तो क्या होगा बच्चों, ओमेगा टी प्लस 90 करना पड़ेगा जब साइन का टर्म लाऊंगा। तो पहले वाले का इनिशियल फेज 90 डिग्री ऐसे भेज देता हूं और इसका एम्पलीट्यूड दिखाया गया ये है, यहाँ पर इसके जगह मैंने ये लिख दिया। दूसरे में गए तो इसका इनिशियल फेज दिखाएं तो यहाँ साइन लिखना पड़ेगा और यहाँ प्लस π/2 करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर π/2 तो पहले से है, प्लस π/2 करेंगे तो पाई आ जाएगा, यानी इसका इनिशियल फेज पाई हो गया। और बच्चों यहाँ के अंदर इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A/2। इसका एम्पलीट्यूड गिवन है A/2 हो गया। और अगले के पास गए, इसका एम्पलीट्यूड बच्चों A/4 है और इनिशियल फेज पाई, लेकिन पाई प्लस π/2 करना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल फेज खोजने के लिए
यहाँ पर बच्चों साइन होना चाहिए ना कि कॉस। तो यहाँ के अंदर हम प्लस π/2 और इसमें बढ़ा देंगे तो सब मिला जुला के ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू मुझे मिलेगा पाई प्लस π/2, 3π/2 और एम्पलीट्यूड कितना है ये /4। यहाँ पर एम्पलीट्यूड बच्चों मेरे पास आ गए ये /4। ठीक, अब हम चलें अगले में, तो यहाँ a/8 है और π/2 डिग्री आगे जाना पड़ेगा, इससे π/2 और आगे चलें तो यहाँ कहीं आ गए और यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिखाया गया a/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये और ये /4 इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव y में जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव y में हमारे पास हो जाएगा a माइनस a/4, इन दोनों का ये माइनस a/4, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 3a/4, 3a/4। ठीक, और यहाँ पर a/2 माइनस a/8, मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, ये हो गया हमारे पास 3a/4 ऐसे। और बच्चों इन दोनों का a/2 माइनस a/8, यहाँ 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 4a/8 माइनस a/8, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 3a/8, इसको लिखेंगे a/2 माइनस a/8 ऐसे। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इधर आ जाएगा 3a/8 ऐसे। अब बच्चों ये ओवरऑल रिजल्टेंट जो हमारा जाएगा, ओवरऑल रिजल्टेंट जो यहाँ के अंदर जाएगा वो यहाँ पर कहीं जाएगा ऐसे, और ये रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा अगर इसको मिला दूँ ऐसे, तो ये रिजल्टेंट बच्चों कैसे निकालेंगे? ओवरऑल रिजल्टेंट जिसको हमने ये डैश कहा रखा है, ये डैश की वैल्यू बच्चों मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर 3a/4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9a² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3a/8 का स्क्वायर। इट मीन्स बच्चों यहाँ हो जाएगा 9a² कितना हो जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर 64। अब एक काम करते हैं, ये जो यहाँ लिखा हुआ बच्चों इसमें ऊपर और नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 हो जाएगा, 36 और प्लस 9 करेंगे 45 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 45 ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, ऐसे हो गया बच्चों। इसको चाहो तो 3 से तो कट होगा नहीं, देखते हैं। यहाँ के अंदर ये हमारे पास आ गया बच्चों ये डैश इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 45 डिवाइडेड बाई 64 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं यहाँ के अंदर 15 इंटू 3 लिख सकते हैं, या यहाँ पर 5 इंटू 9 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और यहाँ के अंदर बच्चों ये बाहर निकल जाएगा सीधे। तो थोड़ा सिस्टमेटिकली इसको अगर अरेंज किया जाए तो सब कुछ मिला जुला कर मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ये डैश की वैल्यू बच्चों मुझे मिलेगा 3 स्क्वायर रूट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इंटू ये बन जाएगा हमारे पास रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। ऑप्शन में जाके देखें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 3 स्क्वायर रूट में 5/8 ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गया। और यहाँ के अंदर बच्चों हमें डेल्टा की वैल्यू भी निकालनी है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो डेल्टा की वैल्यू अगर निकालेंगे, देखो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इतने पार्ट की वैल्यू निकाल के पहले देखो। ठीक है, इतने पार्ट की वैल्यू बच्चों पहले निकाल के देखो क्या होगा। यहाँ के अंदर इतने पार्ट की वैल्यू अगर निकालेंगे मान लो, तो ये मेरे पास हो जाएगा, अगर tan थीटा के अनुसार इसको हम देखें, tan इनवर्स में आंसर दिए गए हैं बच्चों। देखो ओवरऑल एंगल जो डेल्टा होगा इस फार्मूले में बच्चों, जब हम यहाँ से निकालेंगे रिजल्टिंग मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, तो हमारे पास रिजल्टिंग मोशन का इक्वेशन ऐसे होगा, यस इक्वल टू रिजल्टिंग मोशन विल बी इक्वल टू, रिजल्टिंग मोशन मीन्स यस इक्वल टू रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ये डैश साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज वहाँ पर बच्चों हम इतने पूरे को लेंगे 90 प्लस डेल्टा, 90 प्लस इस पार्ट को, इतने को मान लो आप थीटा, इतने को मान लो आप थीटा, या थीटा ना मानो, मान लो अल्फा मान लिया ऐसे। तो इसका जो इनिशियल फेज होगा बच्चों, आप ऐसे देखो, इसका इनिशियल फेज जो पूरा होगा, इस पूरे ही को मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अल्फा।
अब यहाँ पर ये अल्फा जो हमारे पास होगा ये 90 और इसको मान लो डेल्टा, इसको मान लो डेल्टा, तो अल्फा के जगह आ जाएगा 90 प्लस डेल्टा। तो यहाँ अल्फा के जगह मैं लिख देता हूँ 90 प्लस डेल्टा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा ए डैश कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा हो जाएगा बच्चों। अब उसी फॉर्मेट में आ गया जैसे दिया गया था, और इस डेल्टा की वैल्यू आपको निकाल लेनी है बच्चों। तो यहाँ जाओगे निकालने, tan डेल्टा अगर आप करोगे तो आ जाएगा दिस बाई दिस, दिस का मतलब हो गया 3a/8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3a/4, 3a/4, ठीक है। 3a कैंसिल, 4/8 का मतलब 1/2। tan ऑफ डेल्टा की वैल्यू बच्चों यहाँ आ गया 1/2, यानी डेल्टा की वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा, जो हमारा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आया 3√5/8 है, और जो हमारा डेल्टा की वैल्यू जो क्वेश्चन के अनुसार डेल्टा की वैल्यू आया वो बच्चों हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1/2। और इस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा बच्चों ऑप्शन बी में। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, ऑप्शन बी will be the correct answer for this particular question. Now we will enjoy question number next one. Question number 25. 25 में बच्चों हमसे कहा गया है a spring of spring constant k is cut into n number of equal parts. Okay, मेरे प्यारे बच्चों एक कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसके नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या अगर आप ये भी कह लो कि उसको बनाने वाले वायर के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी बात सही होगी। यहाँ के अंदर अगर हम स्प्रिंग का लेंथ कम करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, अगर लेंथ हाफ करेंगे बच्चों तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। लेंथ को हम 3 टुकड़ों में कट करें तो एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना हो जाएगा। अगर इसी स्प्रिंग को मैं n हिस्सों में कट करूं बच्चों तो एक हिस्से का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, एक हिस्सा जो यहाँ पर निकल के आया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों मेरे पास हो जाएगा कितना, यहाँ पर n इंटू के। अगर n हिस्सों में मैं कट कर रहा हूँ तो स्प्रिंग कांस्टेंट n इंटू के एक हिस्से का हो जाएगा। ऐसे n हिस्सों में कट किया गया तो एक हिस्से का n इंटू के हो गया। अगर 2 पार्ट में कट करता तो एक हिस्से का 2k हो जाता, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। हमसे कहा गया कि ऐसे करने के बाद n हिस्सों में इसको कट कर लिया, मान लिया 10 पार्ट में 20 पार्ट में जितने में कट करना होगा कर लिया होगा। फिर उसमें से कहा गया है आउट ऑफ विच आर पार्ट आर प्लेस्ड इन पैरेलल, उसमें से आर पार्ट को मान लो 10 हिस्से में कट करने के बाद 3 पार्ट को उठा लें तो आर पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। ऐसे बच्चों कट करने के बाद जो छोटे छोटे हिस्से बने उनको ऐसे पैरेलल में कनेक्शन बना दिया गया उनका। ओके, ऐसे। और फिर कनेक्शन बनाने के बाद क्या किया गया, ऐसे कितने पार्ट लिए गए, आर पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद बच्चों एक काम किया गया, उससे यम मास लटका दिया गया है और उसको ऑसिलेट कराया गया है। तो यहाँ पर बच्चों एक हिस्से का n के, अगले हिस्से का n के, एक अगले हिस्से का n के, ऐसे कितने हिस्से हैं, यहाँ पर कितने पार्ट उठाए गए हैं, r। अगर 2 होते पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाना है, 2 इंटू n के हो जाता, 3 होते 3 इंटू n के हो जाता, हैं कितने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, नंबर r, ऐसे r हैं। तो इसके लिए k इक्विवेलेंट बच्चों जो मेरे पास होगा पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ना है, n k इंटू क्या हो जाएगा, r, ये होगी। बच्चों अब हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड मेरे प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड की वैल्यू स्प्रिंग पेंडुलम के लिए होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई के इक्विवेलेंट। यहाँ के अंदर के इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें रख देना है, ये बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट के जगह पर बच्चों हो जाएगा n इंटू आर इंटू के, यहाँ पर हो जाएगा n इंटू आर इंटू के। यही बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में अगर जाके देखें तो करेक्ट चॉइस बच्चों जो हमें दिख रहा है दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों देखें, कह रहा फॉर अ पार्टिकल इन SHM
इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, ये एम्पलीट्यूड बच्चों यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जिसको हम कैपिटल ये लिखा करते थे जनरली, वो यहाँ पर स्मॉल ये से दिया गया है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वी मैक्स की वैल्यू उन्होंने कहा है कितना है, स्मॉल वी है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन यानी ए मैक्स की वैल्यू हमें बताना है बच्चों। यहाँ पर वी मैक्स की वैल्यू जिसको उन्होंने वी दे रखा है, बाई फार्मूला इसकी वैल्यू होता है बच्चों ए ओमेगा। ए को स्मॉल ये दे रखा उन्होंने, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ये लिखा है इनटू ओमेगा। और यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन पूछा है, यानी बच्चों एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा गया है। तो एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ये उन्होंने दिया है, ये फॉर यहाँ एक्सीलेशन है बच्चों। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ के अंदर होगा, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू ये। एक्सीलरेशन का एम्पलीट्यूड पूछा है, तो देखिए बच्चों ये की वैल्यू यहाँ से अगर उठा के यहाँ रख दें तो ये के जगह पे हो जाएगा v बाई ये, या ओमेगा की वैल्यू अगर रख दें, क्योंकि हमें जवाब जो देना है v और ये के टर्म में देना है, ओमेगा को हटाना है। ओमेगा के स्थान पर आ जाएगा v बाई ये, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ओमेगा का स्क्वायर यानी v स्क्वायर अपान ये स्क्वायर इनटू क्या हो गया ये, एक ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों एक्सीलरेशन वॉट एवर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा मीन्स एक्सीलरेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा, एक्सीलरेशन का एम्पलीट्यूड इन द सेंस एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरे पास हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये। ठीक, तो करेक्ट चॉइस यहाँ देखते हैं बच्चों। करेक्ट चॉइस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों कहा गया है अ साइन वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम। साइन वेव मीन्स सिनुसॉइडल वेव बच्चों किसी मीडियम में जा रहा है। ये देखिए किसी मीडियम में सिनुसॉइडल वेव ऐसे जा रहा है। तो यहाँ के अंदर हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल्स ऑलवेज हैविंग सेम स्पीड। बच्चों जब एक पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ के अंदर बच्चों ये पार्टिकल जब ऊपर जा रहा होगा तो उसी समय ये पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करके नीचे आ रहा होगा। समझिएगा इस बात को, जब यहाँ का पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करके नीचे जा रहा होगा तो यहाँ की स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक उसी समय यहाँ का पार्टिकल इस मीन पोजीशन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ की भी वेलोसिटी क्या रही होगी, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम रहे होंगे। फिर जब ये अपने पीक पर पहुँचेगा तो ये भी अपने निगेटिव पीक पर पहुँचेगा। इसकी जब स्पीड जीरो होगी तो इसकी भी स्पीड जीरो होगी। तो बच्चों ये जो यहाँ पे मोशन हो रहा है, दोनों की स्पीड किसी भी समय देखेंगे स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो पूछा ऐसे दो पॉइंट जिनमें स्पीड की वैल्यू हमेशा एक दूसरे के बराबर रहे, जितना यहाँ रहे स्पीड उतना यहाँ रहे, तो बच्चों उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। हाफ वे हो गया यानी लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा इस तरह से वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसिडर हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों कहा गया है इफ टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर। अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क को बच्चों एक साथ साउंड किया जाता है, दे प्रोड्यूसेज 4 बीट्स पर सेकेंड। दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं बच्चों, एक का नाम ये है और एक का नाम बी है, ए एंड बी। यहाँ से साउंड करने पर कोई फ्रीक्वेंसी निकली होगी, यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी निकली होगी, यहाँ की फ्रीक्वेंसी एफ ये मान लेता हूँ और यहाँ की फ्रीक्वेंसी एफ बी मान लेता हूँ बच्चों ऐसे। तो जो बीट प्रोड्यूस हुआ होगा एफ ए डिफरेंस एफ बी के बराबर होगा बीट का फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ के अंदर आ रहा बच्चों 4 बीट्स पर सेकेंड। ओके, हमसे कहा गया है ए इज देन स्लाइटली लोडेड विथ वैक्स। ये को फिर बच्चों वैक्स से लोड कर दिया गया है। अब इसलिए ये की फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी पहले के रेस्पेक्ट में। दे प्रोड्यूसेज 2 बीट्स व्हेन साउंडेड अगेन।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256। बच्चों ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया है 256, डिफरेंस एफ बी, ऐसे ना। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ बी रहा होगा 256, 256 और कितने का डिफरेंस लें तो 4 आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, इससे 4 कम या 4 ज़्यादा। यहाँ एक पॉसिबिलिटी है ये 260 रहा हो और एक पॉसिबिलिटी है 252 रहा हो, इन दोनों में से कोई एक पक्का रहा होगा ये। फिर कहा गया है कि सर उसके बाद जो है क्या किया गया था, ये इज देन स्लाइटली लोडेड विथ वैक्स। ये के ऊपर जो बच्चों यहाँ पर ये था, इसके ऊपर वैक्स लगा दिया गया। जब वैक्स लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यहाँ के अंदर जो फ्रीक्वेंसी हमारी रही होगी ये की नई वाली फ्रीक्वेंसी, या फिर ये स्टार कर देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी पक्का है। पहले 256 256 था, तो अब ये बच्चों 256 से कम हो गया होगा। जबकि एफ बी जो बी हमारा था, जो बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क नंबर बी था, इसका फ्रीक्वेंसी वही का वही बना रहा होगा। अब जो नई बीट फ्रीक्वेंसी आएगी, न्यू केस जो होगा बच्चों, उसमें नई बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी एफ ये स्टार डिफरेंस एफ बी के बराबर होगा, जो कि बोला गया 2 हो गया। अब जरा सोचो, यहाँ पर बच्चों 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए था, दोनों में कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी? यहाँ पर बच्चों 256 से कम वैल्यू आना है। यहाँ पर बच्चों 256 से कम वैल्यू, मान लेते हैं 255 हो, मान लेते हैं 254 हो, थोड़ा थोड़ा कम करके यहाँ देखते हैं। और एफ बी जो हमारे पास था, मान लेते हैं ये रहा होता, यहाँ पर बच्चों मान लेते 260 रहा होता, तो क्या यहाँ 2 आ पाता? सोचो जरा, ये वैसे कितना था, वैसे बच्चों कितना था 256, तब 4 आ रहा था। जब इस पर वैक्स लगा दिया गया तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 256 की बजाय मान लो 255 हो गया, घटना ही है, 5 आ गया, 2 कहाँ आया? 4 से 2 हुआ, घटा है, यहाँ तो बढ़ गया। मान लो थोड़ा और घट गया हो, 254 हो गया हो, तब तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ 254 हो सकता था, यहाँ 253 हो सकता, घट के आ गया हो। इन सभी परिस्थितियों में यहाँ 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये तो 260 का केस गया, ये तो नहीं हो सकता। 252 पर चेक करो, अब एक नहीं हुआ तो अगला तो होगा ही। यहाँ पर बच्चों एफ ये स्टार डिफरेंस एफ बी, दिस शुड बी इक्वल टू 2। अब एफ ये स्टार जो हमारे पास है, हो सकता है 255 रहा हो, थोड़ा सा कम कर दो, हो सकता है 254 रहा हो सकता है 254 की बजाय 253 हो गया हो, ऐसे कुछ यहाँ वैल्यू ले लेते हैं। 256 से कम हो गया होगा क्योंकि इस पर वैक्स लगा दिया गया है। और एफ बी की दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, डिफरेंस इससे करते हैं 252। तो यहाँ के अंदर देखो क्या 2 आने की पॉसिबिलिटी है? 4 पहले था, अब 3 हो गया। यहाँ के अंदर 252 बच्चों हम लिख रहे हैं, यहाँ के अंदर अब कितना आ जाएगा? यहाँ 252 लिखने का मतलब अब 3 आ गया। 254 हो सकता घट के हो गया हो, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों इसके 252 का डिफरेंस लिया, 2 आ गया। इसका मतलब मामला यहाँ सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट सिलेक्शन हमारा होगा, अगले ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी रही होगी वो रही होगी बच्चों 252। तो सही जवाब यहाँ पर जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखें आप लोग। कहा गया फॉर स्टेशनरी वेव y इक्वल टू 4 साइन पाई x डिवाइडेड बाई 15। कोई स्टेशनरी वेव का बच्चों इक्वेशन दिया है, दिस इज 4 साइन ऑफ कितना दिया है, पाई x डिवाइडेड बाई 15, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 96 पाई टी, ऐसे दिया गया है। बच्चों हमसे पूछा गया कि बताइए डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड नेक्स्ट एंटी नोड। बच्चों जब स्टेशनरी वेव बनता है तो यहाँ नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। एक नोड और अगले एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा कंसेक्यूटिव में रहें तो ये होगा लैम्डा बाई 4। 2 लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस बच्चों होता है लैम्डा बाई 2,
दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो ये भी होता λ/2। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का सेपरेशन देखें तो λ/4। तो बच्चों यहाँ के अंदर देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें 2a sin kx करके यहाँ पर आता है, तो k के जगह पर sin kx, k के जगह पर यहाँ पर आ रहा है कितना, π/15। ठीक है, π/15। यहाँ के अंदर बच्चों k के जगह पर वैसे होता 2π/λ, k प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता जो कि 2π/λ के बराबर आता है। ये बच्चों मेरे पास हो जाएगा π/15। पाई ने पाई को हटा दिया, लैम्डा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ गया कितना, लैम्डा की वैल्यू 30 हो गया। हमसे पूछा है नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो सेपरेशन बिटवीन नोड टू एंटी नोड, नोड और उसका अगला एंटी नोड, यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा λ/4। लैम्डा की वैल्यू अभी देखा 30 आ रहा, बाई 4 कर दिया बच्चों, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, यहाँ के अंदर 7.5 हमारा आंसर होगा। यूनिट यहाँ कुछ मेंशन है नहीं, जो भी यूनिट हो वही यूनिट यहाँ के अंदर हो जाएगा। और ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो करेक्ट जवाब होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर बच्चों हार्मोनिक्स और ओवरटोन के कॉन्सेप्ट से है। कहा गया फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ये स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ इज 320 हर्ट्ज। बच्चों यहाँ के अंदर ये रहा हमारे पास स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल केस ये होगा, एक लूप बनेगा इसमें, इसका लेंथ अगर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का लेंथ बच्चों अगर हमारे पास यल था, तो यहाँ पे फंडामेंटल केस में जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन रहा होता है ये होता v/2l, जहाँ v क्या है, v यहाँ साउंड की स्पीड होती है जो यहाँ पर बच्चों लेंथ के थ्रू चल रही होती है। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया कि जो फर्स्ट ओवरटोन दिया 320 है। फर्स्ट ओवरटोन का क्या मतलब हुआ समझिएगा, यहाँ पर बच्चों फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकेंड हार्मोनिक होता है, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड का नाम देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और फिर इसी में आता है बच्चों सेकेंड हार्मोनिक, ये दो लूप बनता है। यहाँ के अंदर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अब आती है ये हमारे पास होती है बच्चों v/l, यानी 2 × v/2l यानी 2f0 के बराबर आता है। इसको हम लोग बच्चों नाम देते हैं सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, इसी को क्या कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। और इसी को दे रखा फर्स्ट ओवरटोन, वो बोल रहा है कि 320 हर्ट्ज है, 320 हर्ट्ज है। तो बच्चों f0 की वैल्यू इसका मतलब हमारे पास इसका हाफ रहा होगा, कितना रहा होगा 160 हर्ट्ज। यहाँ पर f0 की वैल्यू बच्चों 160 हर्ट्ज के बराबर रहा होगा। यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। हमसे पूछा बताइए फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, बात वही है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सही जवाब होगा 160 हर्ट्ज। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस बच्चों हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन।